तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस इमरजेंसी के मेन इफेक्ट कौन कौन से थे, मेन प्रभाव कौन कौन से थे, हमने इसके बारे में बात किया था। इसमें से हमारे पास इमरजेंसी के लगाए जाने के जो मुख्य प्रोविजन इसमें शामिल किए गए थे, उसमें से पहला हमारे पास मुख्य प्रोविजन था गरीबी हटाओ का नारा था। गरीबी हटाओ का नारा। तो जब गरीबी हटाओ का नारा हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब दिया गया तो इसका हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और देश के बहुत बड़े हिस्से में कई प्रकार के मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बिहार मूवमेंट और दूसरा गुजरात मूवमेंट। तो ये दो इस समय मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। जो तीसरा हमारे पास मेन की पॉइंट था वो हमारे पास था न्यायपालिका से संघर्ष के बारे में था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी लगाए जाने के न्यायपालिका के मेन क्या कारण थे, अर्थात जब हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाया गया तो उसमें न्यायपालिका के बीच संघर्ष क्यों हुआ था, या न्यायपालिका के बीच में ऐसे कौन से मुद्दे को लेकर संघर्ष हुआ था जिसके कारण देश के अंदर इमरजेंसी को लगाना पड़ा। तो पहला जो मेन पॉइंट आता है वो कहता है न्यायपालिका का सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप। जो जुडिशरी थी वो बार बार सरकार के कार्यों में इंटरफियर कर रही थी, अर्थात उनके काम में दखलंदाजी दे रही थी। तो कहता है कि कौन से इंटरफेयर हो रहे थे। तो पहला जो इंटरफेयर हो रहा था वो है संसद संपत्ति के अधिकार को कम नहीं कर सकती थी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर एक टाइप का राइट दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से लोगों को दिए गए थे राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे बदल दिया गया और 300 ए के मुकाबले इसे एक टाइप की लीगल राइट कर दिया गया। तो इस प्रकार से संसद संपत्ति के अधिकार को कम नहीं कर सकती है, ये बात को लेकर के यहाँ पर संसद के इस लिए गए निर्णय को लेकर के न्यायपालिका के बीच में संघर्ष हो जाता है। अगला कहता है सरकार मौलिक अधिकारों की कटौती नहीं कर सकती। तो इस समय सरकार ने जो मौलिक अधिकार की कटौती की थी उसमें से हमारे पास यही राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को कम कर दिया गया था, जिसको लेकर के संसद अर्थात सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष की स्थिति देखने को मिल जाती है। तीसरा मेन पॉइंट कहता है सरकार नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, में बदलाव करके मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। यदि कोई भी हमारे पास जो गवर्नमेंट है, यदि वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम यहाँ पर DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कोई बदलाव कर दिया जाए और बदलाव करके हम मौलिक अधिकारों को कुछ कम कर दिया जाए, तो ये करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, ऐसा जुडिशरी ने बोला। यदि ऐसी बातों को इसमें इंक्लूड किया गया, इसी के कारण हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो पैदा होती है वो होता है न्यायालय और सरकार के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारे देश के अंदर एक प्रकार के इमरजेंसी की प्रोविजन को लगाने का काम शुरू किया गया था। क्लास यही इसमें मेन की पॉइंट के तौर पर शामिल किया गया। जब यहाँ पर इमरजेंसी की हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें एक बात और भी शामिल होता है, और वो ये था कि जब राइट टू प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के केशवानंद भारती मामला आता है, केरल राज्य के साथ ये केस निकल के सामने आता है जो 1973 में देखने को मिलता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने ये अपना पिटीशन दिया और कहा कि संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा गया कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध ये है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब संविधान में आप बदलाव करिए, हमें उसके या उसके बदलाव से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन संविधान में आपके किए गए बदलाव से यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में यदि कोई बदलाव होता है तो ये सही नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो आइडेंटिफाइड किया गया वो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में इसे इंक्लूड कर दिया गया। इसमें क्या दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप किसी भी प्रकार के बदलाव को नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी शामिल किया गया कि जो हमारे पास संविधान है उसके अंदर जो
बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताने का जो पावर है वो केवल और केवल जुडिशरी को दे दिया गया, जिसके कारण हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष की स्थिति देखने को मिल जाती है क्लास। तो यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में दो ऐसे मुख्य कारण थे जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पहला होता है 1973 में केशवानंद केस के बाद मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है, क्योंकि केशवानंद के बाद यहाँ पर कोई और दूसरा जो सीजीआई था उसकी चुनाव करने की बारी आ जाती है। तो इस समय जो मुख्य मुद्दा निकल के सामने आता है और वो ये आता है कि अब हम इस समय सीजीआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट किया जाए, ये समस्या यहाँ पर आती है। और पहले के टाइम में जो हमारे देश का सीजीआई इलेक्ट हुआ करता था वह सीनियोरिटी के आधार पर किया गया था, लेकिन इस समय सरकार ने वरिष्ठता के आधार को चुनने के आधार पर इसने क्या किया, तो एएन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया गया। चुनना चाहिए था हमें बाकी के दो और मुख्य न्यायाधीश को जो इनसे सीनियर थे, लेकिन सरकार ने उनको ना चुनते हुए ए एन रे को चुना। जो ए एन रे हुआ करते थे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर आते हैं। जो ऊपर के मतलब कि इनसे दो और मोस्ट सीनियर जज थे उनको नहीं लाया गया, बल्कि उनके जगह पर इन्हें लाया गया, जिसके बाद यहाँ पर हमारे देश के अंदर एक प्रकार से न्यायपालिका में सरकार का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इस समय ए एन रे को लाने का जो मुख्य कारण था वो मुख्य कारण ये था कि संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधारा में घासमेल करना अर्थात मिलावट करना इसलिए लाया गया। इसके साथ साथ इसमें मेन मुद्दा ये भी था कि प्रतिबद्ध कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात को शामिल कर दिया जाए, मतलब कि दोनों मिल करके एक ही प्रकार के काम को आगे बढ़ाएं। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी को अवैध घोषित किया। और जो उच्च न्यायालय था वो उच्च न्यायालय हमारे पास है इलाहाबाद हाई कोर्ट था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अवैध घोषित कर दिया है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो गलत तरीके से चुनाव में इस समय जीत करके आती है। इसीलिए यहाँ पर यहाँ आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे जगमोहन लाल सिंह, उन्होंने इनको अवैध घोषित कर दिया और 6 साल के लिए किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पर आने से बैन लगा दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा डिक्लेरेशन कर दी जाती है कि देश के अंदर क्या लागू कर दिया जाएगा, तो आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। तो आपातकाल की जो घोषणा हो जाती है वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चलता है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये 18 मंथ लिखा गया होगा, लेकिन 18 मंथ प्लस 3 मंथ आप और जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो 18 मंथ है वो जनवरी में जोड़ा गया था। तो जनवरी फरवरी मार्च और मार्च में जाकर के आपका इलेक्शन हुआ था, तो 3 महीने आप और जोड़ेंगे तो आपका लगभग 21 महीने आ जाएगा। तो भारत में जो आपातकाल की कार्यकाल चलता है वो 21 महीने का होता है। और इस समय भारत के जो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद था। फखरुद्दीन अली अहमद। तो भारत में जो इमरजेंसी लगाई जाती है वह इमरजेंसी का प्रोविज़न भारत के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को दिया गया था अर्थात राष्ट्रपति को दिया गया था। और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है उसमें इमरजेंसी का प्रोविज़न किया गया है। तो हमारे देश के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लागू कर दिया गया। जब ये लागू किया जाता है तो इसमें स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माना जाता है, अर्थात इसे ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत में ये पहला ऐसा कार्यकाल था या टाइम था जब भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर क्या लागू कर दिया गया, इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी क्लास। जैसे हमारे देश के अंदर इमरजेंसी की घोषणा होती है, होने के बाद ही हमारे देश में कहता है कि ये देश में गर्मा गर्मी का माहौल चालू हो जाता है। कहता है हमारे पास इस टॉपिक के अंदर कि 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में बेचैनी दिखी। और ये सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया। तो इस समय इंदिरा गांधी के ऊपर चुनाव में धांधली करने का जो आरोप लगाया जाता है वह समाजवादी नेता राज नारायण के द्वारा लगाया जाता है। समाजवादी नेता जो राज नारायण थे उन्होंने इनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी और कही थी कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम कैसा है, तो वो काम एक्चुअल में गलत तरीके से आपके द्वारा किया जा रहा है। तो ये इस समय इनके द्वारा किया गया था क्लास। यदि आप देखेंगे इसके बारे में तो क्लास चले आगे। तो इसमें क्या था हमारे पास, और इस समय इलाहाबाद के जो जस्टिस थे जज थे उनका नाम था जगमोहन लाल सिंह था।
और इनका जो मेन कारण था जिसके कारण इंदिरा गांधी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था 6 सालों के लिए, इसका मेन कारण था सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग करना, और इलाहाबाद ने उन्हें दोषी पाया और अंततः उन्हें 6 साल के लिए अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन इसी समय यदि आप देखेंगे तो कह दिया गया कि यदि आपको पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है, यदि आप पद से आपको हटाया जा रहा है, तो इसमें शामिल कर दिया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर संसद का फिर से चुनाव नहीं हुआ तो वो सांसद नहीं रहेगी। मतलब ये कह दिया गया कि यदि इंदिरा गांधी आना चाहती है दोबारा से एमपी के पोस्ट पर, तो उन्हें दोबारा से इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर करवाना पड़ेगा और आपको जीत करके दोबारा आना पड़ेगा, इसे शामिल कर दिया गया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट के आंशिक स्थगन कुछ समय को रोक दिया गया, ऑर्डर को स्टे कर दिया गया, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंदिरा गांधी जो है वह एमपी के पोस्ट पर रहेगी तो सही, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा के अंदर। मतलब ये हुआ कि जो इंदिरा गांधी है वो इंदिरा गांधी एमपी तो रहेगी, लेकिन ये काम नहीं कर पाएगी लोकसभा के अंदर, लोकसभा में ये काम नहीं कर पाएगी, अर्थात इनके पास पावर को खत्म कर दिया गया या छीन लिया गया। तो ये सारे काम इस समय कर दिए थे क्लास। जैसे ये काम होता है तो इसके बारे में एक बात और भी कही जाती है, थोड़ा सा इसको यदि में एक नज़र में देखें तो ये कहा जाता है कि इस समय इंदिरा गांधी पर जो आरोप लगाया गया था कि आप किस प्रकार से गलत काम किए हैं या नहीं किए हैं, तो वो था कि इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना था, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल था, सरकारी संसाधनों का गलत उपयोग था। ऐसे इनके ऊपर 14 आरोप लगाए गए थे, और ये 14 आरोप जो लगाया गया था वो जस्टिस जगमोहन लाल के द्वारा लगाया गया था। क्योंकि जस्ट सॉरी, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर। इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो आरोप राज नारायण ने लगाया था, क्योंकि रायबरेली में वो हार जाते हैं, और जैसे ये हारते हैं तो हारने के बाद जस्टिस जगमोहन लाल के अंडर में केस आता है, और उन्होंने बताया कि जो इंदिरा गांधी है वो एक्चुअल में क्या है, गिल्टी है, अर्थात दोषी पाया गया। और इसके बाद जस्टिस जगमोहन लाल जी के द्वारा इन्हें 6 साल के लिए बैन कर दिया गया, पॉलिटिकली बैन कर दिया गया, कि वह अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के पद पर स्थापित नहीं हो पाएंगे। ये इसके अंदर शामिल किया जाता है क्लास। अगला इसमें आता है कि जैसे ही 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का परमिशन इस समय नहीं दिया गया। तो उनसे जो परमिशन था कि आप इस पद पर बने रहेंगे, उनसे ये परमिशन छीन ली जाती है, और छीनने के साथ ही इंदिरा गांधी को यहाँ से हटाना शामिल कर दिया गया। लेकिन जब वो नहीं हटती है तो 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार से मूवमेंट या हड़ताल की जाती है, और ये तब तक किया जाता है जब तक कि ये अर्थात इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक ये लगातार काम होता रहता है। अंतिम में 25 जून 1975 को राष्ट्रपति का आदेश आता है, और इसके पास होने के बाद ही आपातकाल को लागू कर दिया जाता है। तो भारत में आपातकाल को लागू करने का जो अधिकार होता है वो केवल होता है राष्ट्रपति को होता है क्लास। राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इसे लागू कर सकता है, और जैसे ये लागू होता है वो सारे के सारे पावर किसी भी राष्ट्रपति के अर्थात पावर सेंट्रलाइज हो जाता है, एक आदमी के हाथों में आ जाता है क्लास। तो ये थे आज के टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि आपातकाल के क्या क्या परिणाम हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।